जय हिंद साथियों। तो एसएससी एमटीएस 2026 के एग्जाम की अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी के शिफ्ट के विश्लेषण के आधार पर, उनके एनालिसिस के आधार पर साथियों कुछ क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं। मेरा मानना है कि अगर आप ये क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपकी जो आगामी शिफ्ट है, जो अभी नहीं हुई है, कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद आपकी वो शिफ्ट होने वाली है, तो वहां उस शिफ्ट में आपको यहां से बहुत सारे डिक्टो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जीके देखेंगे, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंग्लिश देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग देखेंगे और फिर साथियों मैथ्स देखेंगे। मैं कहूंगा अगर आप वाकई में अपने इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये आज की इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत फायदा आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो से। चलिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर है। देखिए, केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है तो आरबीआई को, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है आरबीआई को, और बैंकों का बैंकर किसे कहा जाता है आरबीआई को। इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की या केंद्रीय रिजर्व बैंक की, ये आप लोग भारतीय रिजर्व बैंक की, ये आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ, जून 2000 में साथियों विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। स्थापना कब हुई थी 1935 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। केंद्रीय बैंक इसी को कहा जाता है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना इस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो 1951 से लेकर 1956 तक साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। आंसर आपका भी होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो मंडलायुक्त होते हैं ना, वही उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग के प्रमुख होते हैं। आंसर आपका भी होगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम यानी कि सबसे कम, तो मैं कहूंगा अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। कब, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है। तो कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है, या एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 50 एकड़ कृषि नहीं, 5000 एकड़ नहीं, 500 एकड़ नहीं साथियों। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। एक बार और इसको पढ़ लीजिए क्योंकि परीक्षा में आएगा ये सवाल। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है कौन व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा क्या भूमिका निभा सकती है। तो शिक्षा समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। ठीक है, शिक्षा का सामाजिक समरसता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत विकल्पों में से कोई नहीं। शिक्षा ज्ञानता और पूर्व विग्रह को बढ़ावा देती है, ये भी गलत है। मैं कहूंगा सही आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए वाला है। और आपका भी जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। तो पहली बार प्रयोग में लाई गई थी साथियों दक्षिण पूर्व एशिया में, यह पहली बार प्रयोग में लाई गई थी वनस्पति कृषि। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इमारत को लाइटिंग से बचाने के लिए लाइटिंग रॉड कहां लगी होती है। तो पता साथियों ये इमारत के शीर्ष पर लगी होती है। इमारत को लाइटनिंग से बचाने के लिए लाइटनिंग रॉड कहां लगी होती है, इमारत के टॉप पर लगी होती है, शीर्ष पर। भूजल के नाइट्रेट प्रदूषण से क्या होता है, तो साथियों पता क्या होता है साथियों, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कोरिंगा गरान वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है। ये परीक्षा में साथियों आएगा, इसलिए आप लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोरिंगा गरान वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब साथियों क्या होगा। देखिए यहां पर कहा जा रहा है 17 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। मैं कहूंगा नहीं, ये तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही। और 25 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला सुमेलित नहीं है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है। क्या ये एक स्पैम है, न्यूज ग्रुप है, बैकबोन है या फ्लेमिंग है। तो ये एक स्पैम है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है। तो किसकी बात चल रही है, क्या आपका जवाब हो सकता है। मैं कहूंगा ट्विटर आपका जवाब है। ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट है इसका लोगो एक पक्षी के रूप में, ये तो आपको भी पता होगा। साथियों अगर आप अपने एग्जाम एसएससी एमटीएस को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई हैं। साथियों अभी तक जितनी
शिफ्ट हो चुकी हैं उनके आधार पर। मेरा मानना है कि अगर आप ये पीडीएफ सरसरी निगाहों से देख लेंगे तो आपका ये पेपर सातों कम से कम क्रैक हो जाएगा, आपका फाइनल लिस्ट में सातों नाम आ जाएगा। क्या क्या दिया जा रहा है आपको इन पीडीएफ में, देखिए सबसे पहले आपको 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं जैसा आपका पेपर पूछा जा रहा है और सॉल्यूशन के साथ। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि जो शिफ्ट आ रही है उसमें 50% क्वेश्चन पिछले जो आपका एसएससी एमटीएस के एग्जाम हो चुके वहां से क्वेश्चंस डिक्टो उठाए जा रहे हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश के। उसके अलावा साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं करंट अफेयर के। तो यहां से अगर आप ये तीनों पीडीएफ एक बार सरसरी निगाहों से देखेंगे तो लगभग 70% आपका पेपर यहां से आपको देखने को मिलेगा। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ का, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को सातों प्राप्त कर सकते हैं। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। जब आप 45 का पेमेंट वहां पर करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएंगी। कह रही कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो इसको ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है साथों, आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक यहां पर याद रखेंगे। तो किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। तो क्या आपका जवाब होगा साथियों -40 डिग्री सेल्सियस। आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में साथियों उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है वाहनों में। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठोसों का द्रवों में पिघलना यह भौतिक परिवर्तन है, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण यह भी भौतिक परिवर्तन है, पदार्थों का किण्वन हो जाना साथियों यह भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए, जल की कठोरता का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। तो जल की कठोरता है ना, जल की कठोरता कैसे दूर की जा सकती है। मैं कहूंगा धावन सोडा का उपयोग करके, जल की कठोरता धावन सोडा का उपयोग करके दूर की जा सकती है। सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, यानी कि मकड़ियों के अध्ययन के लिए एक शब्द अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको बताना चाहिए आर्कनोलॉजी, यानी कि आर्कनोलॉजी के अंतर्गत ही मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, राइजोबियम की बात चल रही है। राइजोबियम की अगर बात करें तो यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। तो यहां पर आपका जवाब जो होगा, जो हमारे मस्तिष्क का जो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है यह उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, कह रहे कि विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा विटामिन डी किसमें होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बिनौला के तेल में, जैतून के तेल में, कॉड लीवर तेल में, मछली के तेल में, बिल्कुल साथियों इसमें ही विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। तो आपको मालूम होना चाहिए इनका नाम आर्थर टॉन्सले है और इन्होंने ही पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया था। आंसर आपका ए है। उसके बाद देखिए, वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। तो अगर बात करते हैं साथियों किसको, डॉक्टर राजेंद्र सिंह की अगर बात करें तो बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र सिंह को ही वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इसमें से कंप्यूटर वायरस बताइए साथियों। तो देखिए, कंप्यूटर वायरस की अगर बात करें तो ये कोई हार्डवेयर नहीं होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है। बैक्टीरिया भी नहीं, फ्रीवेयर भी नहीं, तो सॉफ्टवेयर होता है साथियों जो कंप्यूटर वायरस होता है। किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता कम योगदान देता है। तो कौन सी वो बेरोजगारी होती है, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, अनिवार्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है इसमें व्यक्ति अपनी क्षमता कम से कम योगदान देता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या है, आरबीआई है, सिविल है, नाबार्ड है, यूटीआई है। तो सिविल आप लोग याद रखेंगे, भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम सिविल है। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि बुल और बियर निम्नलिखित वाणिज्यिक गतिविधियों से किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो किसके साथ जुड़े हुए हैं साथियों, शेयर बाजार के साथ जुड़े हुए हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के, अगला क्वेश्चन है, भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास के संदर्भ में इनमें से किस वर्ष को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। तो आपको याद रखना है 1921 वर्ष की अगर हम बात करें तो इस वर्ष को ही ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड वर्ष कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, किस एजेंसी
एजेंसी को खुफिया जानकारी एकत्रित करने और भारत में प्रतिरोधक खुफिया गतिविधि करने का कार्यभार सौंपा गया है। साथियों देखिए, पूरे जीके के प्लस करंट अफेयर के हम लोग 50 क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि मेरा मानना है जितनी भी अभी तक शिफ्ट हुई हैं उन शिफ्ट के आधार पर 50 सवाल ऐसे मैं लाया हूं जिनको अगर आप देख लेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इंग्लिश देखिए, आपका सिलेक्शन इंग्लिश पर भी आधारित है। जितना आपको इंपॉर्टेंस जीके करंट अफेयर को देना है उतना ही आपको इंग्लिश को देना है। इंग्लिश के बिना सातु नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में इंग्लिश के ऐसे 25 टॉप लेवल के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाने वाला हूं, जिनको अगर देख लिया तो कुछ नहीं 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए बहुत सीरियसली हो जाइए। आपकी परीक्षा है, आप सभी को पता है, डेट वगैरह आपको सब पता चल चुकी होगी, है ना। तो जब भी आपकी परीक्षा है उस दिन के लिए आपको तैयार होना, और उस दिन के लिए तैयार आप तभी हो सकते हैं जब आप अभी मेहनत करेंगे। तो अभी सब कुछ छोड़ दीजिए साथियों। अगर आप कम खाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भाई खाने में आपका ज्यादा समय व्यतीत हो रहा है, तो आप कम खाइए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन पढ़ाई करिए, मेहनत। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ज्यादा खाओगे तो पढ़ने का दिल नहीं करेगा। वो पेट भर के खा लोगे, 3 रोटी 4 रोटी खा लोगे, 5 रोटी खा लोगे, तो फिर मन करेगा कि भाई आराम से कहीं पर बैठ जाऊं और मोबाइल चलाऊं। इसलिए आप थोड़ा अपनी खुराक को कम करिए। कम करेंगे तो ज्यादा एक्टिव रहेंगे, है ना। चलिए, तो बाकी तो खाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, और जब अच्छी जॉब होगी, सब कुछ होगा, पैसे होंगे आपके पास, बैंक बैलेंस होगा, तो फिर खाने का जो मजा है वो अभी कहाँ मजा है। तो अभी अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर दीजिए, सारी चीजों को भूल जाइए, क्योंकि जो भी कामयाब होना चाहता है उसको एक बार कुछ ना कुछ समय के लिए अपनी सारी चीजें भूलना पड़ती हैं। 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए कामयाब होने के लिए ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने पूरी दुनिया भूलना पड़ती है। तो अगर आपके एग्जाम में कुछ दिन है तो कम से कम उतने दिन आप दुनिया भूल जाइए और अपने आप को देखिए, अपनी पढ़ाई को देखिए, है ना। चलिए, मैं आपके लिए साथियों बिल्कुल निःशुल्क इतना प्यारा कंटेंट ला रहा हूं, परीक्षा वाला कंटेंट ला रहा हूं, तो इसको प्यार करिए, इसको देखिए, इसको लाइक कीजिए। तो लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो एक लाइक का बटन आप लोग दबा दीजिएगा। चलिए, तो इस सवाल की अगर बात करें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस एजेंसी को खुफिया जानकारी एकत्रित करने और भारत में प्रतिरोधक खुफिया गतिविधि करने का कार्यभार सौंपा गया है? तो आज सूचना ब्यूरो को साथियों ये कार्य सौंपा गया है। अगला देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो ये तो साथियों नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? तो वो कौन सा वर्ष था? वो 1969 वाला वर्ष था, जिस वर्ष साथियों अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था। संयुक्त अरब अमीरात संघ यानी कि फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है? तो क्या है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा आबू धाबी है, तो आबू धाबी आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व श्रवण दिवस साथियों किस दिन मनाया जाता है? क्या ये 11 मई को मनाते हैं? नहीं, 14 दिसंबर को, 1 सितंबर को नहीं साथियों, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस। राइट आंसर आपका डी होगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो ये तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए ही आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आंसर आपका ए होगा। कहने के तुगलकनामा जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक साथियों कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो है। कौन है साथियों? अमीर खुसरो है। अगला देखिए, किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? बताइए। तो किसको कहा जाता है? सानिया मिर्जा, शोएब मलिक को नहीं, रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक को। बिल्कुल साथियों, ये टेनिस खिलाड़ी हैं और इनकी जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 6 अप्रैल 1948 को भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन 2 एशियाई देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित एक संयुक्त सहयोग है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, भारत किस वर्ष आईसीसी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट का आयोजन करेगा? तो बता साथियों कब करेगा अपना देश भारत? 2031 में करेगा। 2031 आपके सवाल का जवाब होगा। सितंबर 2025 में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जुबीन गर्ग का निधन हो गया है। वे किस राज्य से संबंधित थे? तो पता साथियों वो असम राज्य से संबंधित थे। वो असम के थे। जो संगीतकार और गायक जुबीन गर्ग इनका निधन हुआ, ये असम के थे। अगला देखिए,
उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कायाकल्प योजना की अगर बात करें उच्च शिक्षा में सुधार से संबंधित है, कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना से संबंधित है, प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार से संबंधित है। बिल्कुल साथियों, ऑपरेशन कायाकल्प जो है ना, ये प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार से संबंधित है। ये विद्यालय लिखा हुआ है साथियों, विधाओं नहीं। पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो ये साथियों मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान का पहला स्तंभ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का पहला स्तंभ है, अर्थव्यवस्था। उसके बाद देखिए, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्रॉफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है? तो साथियों इनका नाम वीरभद्रन रामनाथन है और ये एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने क्रॉफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता, ये आपको ध्यान रखना है। किस राज्य की पर्वतरोही कबक यानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतेह की है? तो ये साथियों कहां की हैं? ये अरुणाचल प्रदेश की हैं, पर्वतरोही हैं, ये कबक यानो इनका नाम है और इन्होंने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतेह की है। उसके बाद देखिए, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये पता कहां पर आयोजित किया गया है? ये असम में आयोजित किया गया है। असम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब उसके बाद साथियों यहां से आपके सामने लगभग 25 क्वेश्चंस होंगे साथियों इंग्लिश के, और इंग्लिश के जो सबसे बेस्ट हैं साथियों क्वेश्चन वो मैंने लिए हैं, और जो आपके अब अगली शिफ्ट में साथियों पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस यहां पर आप लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स गिवन। यानी कि यहां पर ये जो लाइन दे रखी इसके लिए आपको एक वर्ड में आंसर बताना है। ए पर्सन हु थिंक्स ही शी इज बेस्ट, यानी कि जो सोचता है साथियों कि वो बेस्ट है ना, तो उसको साथियों क्या कहा जाता है बताइए। यानी कि जो कहता है कि मैं ही बेस्ट हूं, है ना, मैं बहुत अच्छा हूं, ये फलाना ढिमाका, तो उसको साथियों इगोइस्ट कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, बॉयस्टरस की अगर बात करें, इस वर्ड का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है? बॉयस्टरस का मतलब साथियों ये होता है कि जिसके मन में कोई काम है वो एकदम से कर दे, यानी कि उसके मन में कोई संयम वगैरह है नहीं है, तो उसको कहा जाता है साथियों बॉयस्टरस। तो मैं कहूंगा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यहां पर एक्सपीरियंट लिखा हुआ है। एक्सपीरियंट होगा साथियों? नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब खुश होता है। इनकॉम्पिटेंट होगा, नेंट होगा, ये भी नहीं होगा। एग्रेवेटेड होगा या रिस्ट्रेंड होगा? मैं कहूंगा साथियों रिस्ट्रेंड होगा। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है साथियों? संयमित। यानी कि अगर कोई किसी व्यक्ति के पास संयम है, संयमित है, तो वो जो होगा वो बोस्टरस का कहीं ना कहीं एंटोनिम्स हो जाएगा। क्योंकि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और साथियों ये भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि एग्रीवेटेड का मतलब होता है क्रोधित, और कॉम्पिटेंट की अगर बात करें इसका मतलब होता है कोई अगर कुछ काम नहीं कर सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तो जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी वाला ही लग रहा है और यही साथियों हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, आपको बताने यहां पर एक वर्ड आएगा, वो बताना है आपको खाली जगह में कौन सा वर्ड साथियों यहां पर आएगा। आपसे कहा जा रहा है कि लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे, यानी कि आओ हम लोग पिकनिक पर चलते हैं आज। द क्लाइमेट इज वेरी प्लेजेंट, ये होना चाहिए, या वेदर इज वेरी प्रेजेंट, है ना, एटमॉस्फेयर या सीजन। तो यहां पर वेदर आएगा, यानी कि मौसम बहुत अच्छा है और चलो साथियों आज पिकनिक पर चलते हैं। तो ऐसे आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा ऑप्शन नंबर बी की मदद से। उसके बाद देखिए द फिल्म ही सॉ, क्या? द फिल्म ही सॉ लास्ट नाइट वाज बोरिंग, यानी कि जो पिछली रात फिल्म देखी थी वो बहुत बोरिंग थी। आई विश आई शुड नॉट सीन इट, यानी कि क्या इसको नहीं देखना चाहिए था? कैसे क्या आएगा? तो हैड नॉट यहां पर आएगा, यानी कि आई विश मेरी आशा थी, कि मेरी आशा है कि इसको मुझे नहीं देखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो फिल्म बहुत ज्यादा बोरिंग थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आपको करेक्टली स्पेल्ड बताना है, यानी कि इसमें से कौन सा वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है? CALEN, DAR, कैलेंडर। तो कैलेंडर ऐसा कहां पर लिखा हुआ? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर भी एक खाली जगह है, वो मैं आपको बता देता चाहता हूं कहां पर है। वो यहां पर खाली जगह है, यानी कि यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि व्हेन, क्या लिखा हुआ है साथियों? व्हेन शी बिड फेयरवेल टू हर पेरेंट्स, यानी कि जब वो फेयरवेल से साथियों उसकी विदाई वगैरह हो रही थी, हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स।
फ्रॉम टीयर्स, विद टीयर्स या बाय टीयर्स। तो यहां पर ऑफ आना चाहिए, यानी कि उसकी आंखें जो थी ना आंसुओं से भरी हुई थी, हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स। तो ये आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब होगा। इसमें भी आपको सातों करेक्ट स्पेल्ट वर्ड बताना है कि किस वर्ड की स्पेलिंग यहां पर बिल्कुल करेक्ट आपको लिखी हुई दिख रही है। मेंटेनेंस की स्पेलिंग क्या होती है सातों? MAINTAI। देखिए TAI नहीं होता है, क्या होना चाहिए साथियों? TENANCE होना चाहिए। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो बी जिनका आंसर है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। एमाइबल लिखा हुआ है यहां पर और इसका सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है। एमाइबल का मतलब साथियों क्या होता है? इसका मतलब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए दोस्ताना हम लोग कह सकते हैं, है ना, दोस्ताना भी कह सकते हैं। चलिए, तो यहां पर फ्रेंडली लिखा हो तो फ्रेंडली का मतलब भी तो वही होता है साथियों, दोस्ताना। तो एमाइबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा और आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अर्ज, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो अर्ज का मतलब साथियों क्या होता है और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? उल्टा मीनिंग इसका साथियों क्या हो जाएगा? यानी कि अगर आपकी कोई बहुत तेज इच्छा है, आपकी कोई इच्छा है तो उसको कहते हैं साथियों अर्ज, है ना। लेकिन यहां पर अगर बात करें डेटर, डेटर का मतलब साथियों क्या होता है? मना करना, है ना। डेटर का मतलब क्या होता है? मना करना। तो क्या ये इसका एंटोनिम होगा? रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है साथियों? प्रार्थना करना, है ना। और परसुइड की साथियों जहां पर हम लोग बात करते हैं राजी करना, है ना, राजी करना इसका मतलब होता है। ट्रायम्फ की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं विजय पाना होता है। क्या होता है साथियों? विजय पाना। तो कौन सा आपको इसका एंटोनिम लग रहा है? देखिए इच्छा मना करना, इच्छा मना ये तो नहीं होगा। इच्छा करना प्रार्थना करना ये भी नहीं होगा। इच्छा करना राजी करना ये भी नहीं होगा। इच्छा करना विजय पाना, यानी कि मेरी ये इच्छा है ना, लेकिन मैंने विजय पा ली, तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या हो जाएगा? ये वाला जो बनेगा ये सबसे करीबी इसका एंटोनिम बनेगा और यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है एट द ड्रॉप ऑफ हेड। तो एट द ड्रॉप ऑफ हेड का आपसे वो पूछा जा रहा है साथियों, ईडियम आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है साथियों? तुरंत, इमीडिएटली। तो इमीडिएटली कहां पर है या इंस्टेंटली कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। यानी कि एट द ड्रॉप ऑफ हेड इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा साथियों? इसका ईडियम का मतलब क्या हो जाएगा? इंस्टेंटली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह जाए कि बीवेयर ऑफ हिम, ही इज एज स्लाई एज ए। अब यहां पर आपको बताना है खाली जगह, यहां पर खाली जगह नहीं है साथियों, यानी कि बीवेयर ऑफ हिम, है ना, मतलब जानकारी के लिए साथियों उसकी अगर बात करें तो ही इज एज स्लाई एज ए फॉक्स, यानी कि वो इतना चालाक है जितना चालाक कौन होता है साथियों? लोमड़ी होती है। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर बी आएगा, फॉक्स यहां पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समबडी एल्स, यानी कि लाइफ की हिस्ट्री लिखी हुई है साथियों किसी के द्वारा, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको जीवनी कहा जाता है। और जीवनी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बायोग्राफी कहा जाता है। तो बायोग्राफी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि ही कैन नॉट स्पीक स्पेनिश बिकॉज ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन स्पेन, यानी कि वो स्पेनिश नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि ही वॉज बॉर्न वो पैदा हुआ है और ब्रॉट हुआ यानी उसका लालन पालन हुआ है स्पेन में। तो आपको ये बताने कि यहां पर क्या आएगा? बिकॉज ही वॉज आएगा, है ना। बिकॉज ही वाज यहां पर गलत लिखा हुआ है या इन स्पेन गलत लिखा हुआ है, ही कैन नॉट स्पीक गलत लिखा हुआ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप ये सब सही है। यहां पर मेरे हिसाब से साथियों बिकॉज नहीं आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए साथियों आल्दो। क्या? ALTHUGH आल्दो आना चाहिए। आल्दो का मतलब क्या होता है साथियों? हालांकि होता है ना, यानी कि वो स्पेनिश नहीं बोल सकता, हालांकि उसका लालन पालन उसकी पैदाइश जो हुई है वो स्पेन देश में हुई है। तो यहां पर दिक्कत कहां पर है? दिक्कत साथियों यहां पर है और यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए साथियों स्पिल द बीन्स एक इडियम है। इस इडियम का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि किसी का साथियों अगर रहस्य फाश हो जाता है, किसी का रहस्य खुल जाता है साथियों, तो उसको कहा जाता है स्पिल द बीन्स। तो टू लीक सीक्रेट होगा, टू बी क्लमसी होगा, टू कीप द सीक्रेट होगा, प्रोडक्टिव होगा। मैं कहूंगा टू कीप द सीक्रेट होगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहने के टर्बुलेंट का सिनोनिम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? टर्बुलेंट का मतलब होता है साथियों उपद्रवी।
क्या इसका मतलब होता है? उपद्रवी इसका मतलब होता है, हिंसात्मक इसका मतलब होता है। तो इसका एंटोनिम नहीं बल्कि सिनोनिम पूछा जा रहा है। वायलेंट का मतलब क्यों? हाँ, वायलेंट का मतलब भी वही होता है, उपद्रवी, हिंसात्मक वगैरह। तो कुल मिला के इसका सिनोनिम जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, इसका मतलब सातु क्या हो सकता है, ये एक बार आप लोग मुझे बताइए। यानी कि किसी को अवॉइड करना, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, किसी को अवॉइड करना। तो टू अवॉइड समवन, बिल्कुल सातु यही हो जाएगा और यही आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन सातु इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप लोग इन सारे के सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन सातु आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यू मस्ट, अब डॉट 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 है यहां पर है, और आपसे खाली जगह में कौन सा पूछा जा रहा है, वर्ड आएगा हार्ड टू गेट बेस्ट डील, बताइए। चलिए देखिए, ही मस्ट नेविगेट आएगा, नेग्लेक्ट आएगा, निगेट आएगा, नेगोटिएट आएगा, हार्ड टू गेट द बेस्ट। देखिए नेगोटिएट का मतलब होता है मोल भाव करना, है ना, मोल भाव करना, यानी कि उसे मोल भाव करना चाहिए। हार्ड टू गेट द बेस्ट डील, बेस्ट डील के लिए साथियों, बेस्ट डील को पाने के लिए उसे मोल भाव करना चाहिए, यानी कि नेगोटिएट उसको करना चाहिए। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, यानी कि जो ह्यूमन का फ्लेश मतलब मांस खाता है, उसको सातु क्या कहा जाएगा, उसको कैनिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है सातु? सर्वभक्षक कह सकते हैं, सर्वभक्षक नहीं बल्कि नरभक्षक कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं सातु? नरभक्षक कहते हैं ना। ओमनीवोरस को साथियों सर्वभक्षक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है साथियों, बताइए। अपीलिंग कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ऐसे अपीलिंग लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथियों आकर्षक। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि वन हु मेक्स इन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, बताइए। तो वन हु मेक्स इन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, तो उसको ऑडिटर हम लोग यहां पर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उसको ऑडिटर कह सकते हैं, यानी कि लेखा परीक्षक उसको हम लोग कह सकते हैं। अगला देखिए, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि फोरसेक का आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं फोरसेक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को त्यागना, किसी भी चीज को छोड़ना, क्या कहलाया जाता है? फोरसेक कहलाया जाता है। इसमें से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है फोरसेक, या जिसका मतलब होता है त्यागना, छोड़ना? एबेंडन का मतलब भी त्यागना, छोड़ना ही होता है। उसके बाद देखिए द एडवेंचरर इन हिम, द एडवेंचरर इन हिम, यहां पर भी खाली जगह सा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो कहां पर है, वो यहां पर आपकी है ना। यहां पर आपको बताना है कौन सा वर्ड आएगा। द एडवेंचरर इन हिम कैन नॉट रिस्पॉन्ड ऑफ द माउंटेन्स, यानी कि उनके अंदर जो एडवेंचर है, क्या है उनके अंदर सातु जो एडवेंचर है ना, वो यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर सातु कुछ मिसिंग है, एक सेकेंड में आपको बता दूं। रिस्पॉन्ड आएगा, रेसिस्ट आएगा। रेसिस्ट का मतलब होता है साथियों रोकना, है ना। वो उनके अंदर जो एडवेंचर है वो नहीं रोक सकता है उनको माउंटेन पर चढ़ने से। ये भी हो सकता था, क्योंकि यहां पर कुछ आता मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये अधूरा सा लग रहा है। तो कुल मिला के मैंने बता दिया कि उनके अंदर जो एडवेंचर है वो नहीं रोक सकता है मतलब रेसिस्टेंट मतलब होता है रोक सकता, कैन नॉट नहीं रोक सकता है माउंटेन्स पर जाने से, ऐसा कुछ यहां पर लिखा होता है। खैर कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है यहां पर आपसे कि इट इज ए फैक्ट, यह सच्चाई है, दैट यू आर नोन बाई मी। तो यहां पर अगर बात करें सातु क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। देखिए बाई में नहीं आना चाहिए, विद में आना चाहिए, सॉरी टू में आना चाहिए। यहां पर टू में आना चाहिए, तो बाई में गलत लिखा हो, इसकी जगह टू में आना चाहिए। फेवर्ड की अगर बात करें, इसका सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है। फेवर्ड की अगर बात करें तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं पसंदीदा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पसंदीदा कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेफर्ड हो जाएगा। और प्रेफर्ड आपका कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि अब खाली जगह अच्छा कहां पर है, मैं आपको बता दूं। अब सातों यहां पर आपकी खाली जगह है। आपसे कहा यह जा रहा है कि मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। देखिए मैनी कुक्स, अब यहां पर सो मैनी आएगा या ए फ्यू मैनी आएगा या टू मैनी आएगा? मैं कहूंगा यहां पर टू मैनी आएगा। टू मैनी कुक्स स्पॉइल, बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारी कुक्स जो हैं, डिशेस जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। स्पॉइल द ब्रोथ, यानी कि उनकी डिशेस वगैरह जो है बर्बाद हो जाती है, ऐसा करके कुछ आएगा। तो यहां पर जो वर्ड आएगा वो टू आएगा। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा।
सातों आपके सामने जीके के क्वेश्चंस हो गए और इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए। अब सातों हम लोग वो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चन है सातों, और एमटीएस के जो सबसे जरूरी है सातों, जो आपके एग्जाम में अब आपको देखने को मिलेंगे। अब अगली शिफ्ट में सातों यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इन सवालों को भी आप लोग तैयार कर लीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर चल रही है, यदि हवा पश्चिम की ओर बह रही है तो बताइए उस रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा। उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में, यह ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखिए एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व की दिशा जा रही है, पूर्व की अगर बात करें यानी कि इस तरफ से जा रही है साथियों वो रेलगाड़ी। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि हवा जो चल रही है वो कैसे चल रही है, वो ऐसे चल रही है, हवा इस दिशा में चल रही है यानी कि इधर जा रही, पश्चिम की तरफ जा रही है। तो बताइए रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो रेलगाड़ी के धुआं की अगर बात करें साथियों किस दिशा में जाएगा, पश्चिम की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन ये एक विद्युत रेलगाड़ी है और विद्युत रेलगाड़ी में धुआं वुआं साथियों कुछ नहीं होता, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि माइक का बेटा डस्टिन, ये बहुत शानदार सवाल है, इसको साथियों देख लीजिए कैसे ये सवाल आपका हो सकता है। तो जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। माइक का बेटा डस्टिन है, बॉब का बेटा बिल है, बॉब के पिता का बेटा एलेक्स माइक का भाई है, बॉब एलेक्स का भाई है, डस्टिन का बिल से क्या संबंध, यानी कि बिल क्या कहेगा साथियों डस्टिन को। चलिए तो कहा गया है कि माइक का बेटा डस्टिन है, तो हम देख लेते हैं साथियों यहां पर अगर बात करें माइक और माइक का बेटा कौन हो जाएगा, माइक का बेटा यहां पर डस्टिन हो जाएगा। ये बात पहली लाइन में कही गई है। उसके बाद कहा जा रहा है, आप देखिए वो लाइन ढूंढिए जहां पर माइक या डस्टिन लिखा हो। माइक या डस्टिन कहां पर लिखा हो, माइक या डस्टिन तो कहीं पर भी साथियों नहीं लिखा हुआ है ना। तो फिर इसको करिए, इसको रोक दीजिए अभी। चलिए तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, वो आप लोग चीज ध्यान रखेंगे। हम वो वाली लाइन सॉल्व करते हैं जहां पर हमें कॉमन मिलते हैं। जैसे कि देखिए बॉब यहां पर है तो बॉब यहां पर भी है और बॉब यहां पर भी है, तो बॉब से स्टार्ट करना सबसे सही होगा और आंसर आपका जल्दी आ जाएगा। देखिए बॉब का बेटा बिल है तो साथियों बॉब का बेटा बिल बना लेते हैं। बॉब की अगर बात करें, बॉब का बेटा कौन हो जाएगा साथियों, बॉब की अगर बात करें बॉब का बेटा यहां पर बिल हो जाएगा। अच्छा उसके बाद कहा गया है कि बॉब के पिता का बेटा, बॉब के पिता कौन होंगे, बॉब के पिता मान लीजिए साथियों ये हो जाएंगे बॉब के पिता का बेटा। अच्छा पिता का बेटा यानी कि बॉब का भाई होगा, है ना। बॉब के पिता का बेटा जो है ना वो एलेक्स, अच्छा एलेक्स है। बॉब के पिता का बेटे की अगर बात करें कौन है साथियों, एलेक्स है, ठीक है। और एलेक्स जो है ना ये माइक का भाई है। एलेक्स की अगर बात करें ये माइक का भाई, यानी कि ये तीनों आपस में भाई हैं और बॉब का बेटा बिल है और इन तीनों के पिताश्री कौन है साथियों ये हैं। उसके बाद कहने के बॉब एलेक्स का भाई है, यानी कि बॉब की अगर बात करें एलेक्स का भाई है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब इसको देख लीजिए, माइक का बेटा डस्टिन है। माइक कहां गया, माइक का बेटा कौन हो जाएगा, माइक का बेटा डस्टिन हो जाएगा, तो डस्टिन यहां पर आ जाएगा। सवाल पूछा जा रहा है कि डस्टिन का बिल से क्या संबंध है, बिल क्या कहेगा डस्टिन को। तो बिल क्या कहेगा साथियों डस्टिन को, ये तो क्या कहेगा, ये तो अपने पिता के भाई का बेटा कहेगा, कजिन कहेगा। तो पिता के भाई का बेटा यहां पर लिखा हुआ है, कजिन नहीं लिखा हुआ है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक ही पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, बताइए कि एक के विपरीत फलक पर साथियों कौन सी संख्या यहां पर हो सकती है। देखिए अगर हम यहां पर साथियों बात करें, देखिए एक अभी अब पहली बात तो हमें एक यहां पर दिख ही नहीं रहा है ना। एक यहां पर अगर बात करें साथियों हमें दिख ही नहीं रहा है, तो हम कैसे साथियों इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको सातों थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप सातों समझ जाएंगे। अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर सातों 6 और 4 लिखा हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां पर भी सातों वही 6 और 4 लिखा हुआ है ना। तो अब अगर सातों यहां पर आपसे पूछा कि 3 का विपरीत क्या होता तो आप 5 बताते, और 5 का विपरीत अगर आपसे पूछे तो 3 बताते। ये पहला सवाल, पहला कॉन्सेप्ट आपका यहां पर हो गया है ना। अगर दो सेम नंबर आपको दिए जाए और पूछा जाए इस नंबर का विपरीत क्या होगा, तो हमेशा इस नंबर का विपरीत ये वाला नंबर यानी कि 3 का 5 हो जाएगा और 5 का 3 हो जाएगा। खैर अब देखिए यहां पर अगर बात करें, अब मान लीजिए ये वाला पास है, ये 6 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 3 लिखा है। तो मैंने अभी आपको बताया 3 का विपरीत 5 है, तो साथियों ये जो फलक है इसका अपोजिट फलक किधर होगा, ये वाला फलक होगा। यानी कि यहां पर क्या लिखा होगा, 3 का विपरीत 5, तो 5 यहां पर लिखा होगा। अब जो दो फलक हैं यानी कि एक अब कहां पर हो सकता, एक हो सकता है या तो बिल्कुल नीचे जमीन वाले तल में हो सकता है, या साथियों इधर राइट वाले तल में हो सकता है। तो अगर जमीन वाले तल में हुआ
तो एक का विपरीत क्या होगा, तो एक का विपरीत ये जो सबसे ऊपर है 4 हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए अगर इस तरफ हुआ 1, तो इधर फिर एक का विपरीत क्या होगा, फिर सातों ये आपका 6 होगा, तो उस कंडीशन में विपरीत आपका 6 होगा। तो मैं कहूंगा, मैं पूरी कंफर्म तरीके से नहीं कह सकता, एक का विपरीत पूछा गया, एक का विपरीत 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो यहां पर ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, सातों एक का विपरीत। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब सातों क्या हो सकता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि 6 विद्यार्थी हैं, एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह होकर अभिमुख होकर बैठे हैं। उदय उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। उमेश उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए उमेश या उन्नति अगर आपको आगे कहीं मिलती है तो इस लाइन से आप स्टार्टिंग कर देंगे, उमेश या उन्नति। उत्पल उदय के, अब देखिए उत्पल उदय के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। उमेश उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है। अब देखिए उमेश यहां पर भी आ गया, उमेश यहां पर भी आ गया और उमेश यहां पर भी आ गया, तो उमेश से स्टार्ट करना सबसे बेहतर होगा। उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले एक गोल मेज बना लीजिए साथियों, 6 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोग सातों यहां पर आपके हो गए। उसके बाद देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं उमेश से, क्योंकि उमेश कई बार आया है, तो उमेश को आप कहीं पर भी बैठा सकते हैं। मान लीजिए उमेश यहां पर बैठ गए, आपसे कहा जा रहा है कि उमेश जो है ना ये उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो उन्नति का दायां फिर किधर होगा, उन्नति यहां पर ही बैठेंगी। पहले उन्नति को कहीं पर बैठा देना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो उन्नति अगर यहां पर है तो उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर उमेश बैठा है। अच्छा, ऐसा अगर मैं ऐसा करूं कि उन्नति को यहां पर बैठा दूं सबसे पहले, या उमेश को यहां पर बैठा दूं, आंसर आपका सेम ही आएगा, ये समझ लीजिएगा, करके देख लीजिएगा चाहे आप। उमेश उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर है, उसके बाद कहने कि उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है। यानी कि क्या लिखा हुआ है, फिर से देखिए, उमेश और उदय, उमेश और उदय का दोनों का निकटतम पड़ोसी सातों उत्सव है। अभी रुक जाइए, उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी आपसे पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए। यहां पर अगर बात करें साथियों, उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है, तो अगर मान लीजिए साथियों उन्नति यहां पर है ना, उन्नति और उदय, उदय हमें फिर यहां पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे फिर देखिए उदय यहां पर हम नहीं बना सकते, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। तो अगर उदित हम यहां पर बना देंगे तो साथियों उदित उन्नति का भी पड़ोसी हो जाएगा, देखिए, और उदय का भी पड़ोसी हो जाएगा। अगर हम उदय को यहां पर फिर कैसे बना सकते, फिर उमेश को कहां पर बैठा दे, तो खैर कोई बात नहीं, ये भी लाइन हो गई, ये भी लाइन हो गई। इसको देखिए, उत्पल जो है ना ये उदय के बाएं से तीसरे स्थान पर है। उदय कहां पर, उदय यहां पर है, उदय के बाएं से तीसरा क्या होगा, 1 2 3, यानी कि यहां पर उत्पल साहब बैठ जाएंगे, ठीक है। कहने के उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है, तो उमेश और उदय का दोनों का पड़ोसी कौन है साथियों, उत्सव है, तो उत्सव जो है ना वो यहां पर बैठ जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे बैठ गए। उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, उमेश और उन्नति कहां पर है, उमेश ये है और उन्नति ये है, दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, उत्पल है। तो उत्पल आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है साथियों कि 6 व्यक्ति हैं, STUVWX, ठीक है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोग साथियों यहां पर बैठ गए और सभी का मुंह जो है ना वो उत्तर की तरफ है। सभी का मुंह किस तरफ है साथियों, उत्तर की तरफ सभी का मुंह है। कहा जा रहा है कि U के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब यहां से आपको यह मालूम पड़ रहा है कि U के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, यानी कि U साथियों यहां पर ही बैठेगा, ठीक है। U के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे, ठीक है, यानी कि U और X के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो U और X के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति 2 बैठी, इधर बैठा नहीं सकते इधर सातु, फिर तो दिक्कत हो जाती। यहां पर अगर X को बैठालते फिर U और X के बीच में एक ही व्यक्ति होता, तो ये भी नहीं सही था। चलिए अगला देखिए, S के ठीक दाएं बैठा हुआ है सातु T, S के ठीक, अब देखिए S और T यहां पर भी बैठ सकते हैं। मान लीजिए अगर S और T यहां पर बैठते तो कहा जा रहा है कि S के ठीक दाएं, तो S के ठीक दाएं T, तो ऐसे होता, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा जा रहा, अब यहां पर भी, यहां पर अगर बैठता तो साथ तो ऐसे बैठता S और T। कह रहे हैं कि W V के ठीक बाएं बैठा हुआ है, W V के ठीक बाएं बैठा हुआ है, तो अगर मान लीजिए W और V यहां पर बैठता तो V यहां पर बैठता, V के ठीक बाएं कौन बैठा है, W यहां पर बैठता, और अगर यहां पर बैठता तो VW साथ तो यहां पर बैठते हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब अगर बात करें, कहा जा रहा है कि X के ठीक बगल में नहीं बैठा है V,
एक्स के ठीक बगल में, एक्स किधर गया, एक्स के ठीक बगल में नहीं बैठा है सातु कौन, v। अच्छा, तो v बगल का मतलब यह है कि बिल्कुल अगल बगल है तब भी गलत है, और अगर दूसरे नंबर की बगल है तब भी सातु यहां पर गलत है, यानी कि ये यहां पर नहीं बैठ सकते। v जो बैठेगा वो x के बगल में नहीं बैठेगा, तो v फिर दूर को बैठेगा। देखिए ये दूर वाला ये सही है, तो मैं कहूंगा ये चीज जो है ये चीज गलत हो जाएगी, है ना, ये चीज आपकी गलत हो जाएगी। अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर s और t ही आ जाएगा, क्योंकि s के बगल में v नहीं बैठ सकता है, तो जाहिर सी बात है v अब यहीं पर बैठेगा। तो देखिए सब लोग बैठ गए, x s t u w v, 6 लोग थे, 6 के 6 बैठ गए। करके पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर सातु x बैठा हुआ है, तो x कहां पर है, उसके बाद देखिए साथियों GEA है, उसके बाद IFB है और LHA है और QKB है, XOA है। तो आपको बताना है साथियों यहां पर कौन से 3 लेटर आएंगे। तो सबसे पहले साथियों थोड़ा सोचिए, देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं ये A है और B है, या पहले से कर लें, पहले से कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। G से साथियों I हुआ है, यानी कि कितना बड़ा है साथियों, 2 बड़ा है, और I 9 पर होता है, L होता है साथियों किस पर, 12 पर, 3 बड़ा है, यानी कि पहले 2 बड़ा फिर 3 बड़ा। L से क्या हो गया, L से Q हो गया, तो यहां पर तो कितना साथियों 5 बढ़ गया, और Q से यहां पर हो गया साथियों X, यानी कि 17 से यहां पर हुआ है साथियों कितना, 24। तो 18 19 20 21 22 23 24, तो 7 बड़ा यहां पर। तो देखिए क्रम देखिए साथियों 2 3 5 7, तो अब साथियों मेरे हिसाब से क्या बढ़ना चाहिए, 11 बढ़ना चाहिए। तो 11 अगर साथियों यहां पर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सातों एक तरीके से कहीं ना कहीं अभाज्य संख्याएं लग रही हैं, तो ये अब सातों यहां पर 11 बढ़ना चाहिए। तो देखिए ये 24 पर आता है और 11 यहां पर अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, 35 हो जाएगा। अच्छा 35 का मतलब पता आपको क्या होता है, देखिए 27 का मतलब A होता है, 28 का मतलब साथियों B होता है, फिर 29 30 31 32 33 34 और 35, यानी कि A B C D E F G H I, तो यहां पर साथियों I आ जाएगा, और I एक तो यहां पर है और एक साथियों यहां पर है। अच्छा उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें A B और A, तो फिर यहां पर B आएगा, तो B भी देखिए दोनों ऑप्शन में। अब E वाले को देख लीजिए, E F 1 बड़ा है, G H यानी कि 2 बड़ा है, अब यहां पर 3 बड़ा है, K हो गया, अब K से O हुआ है 4 बड़ा है, तो यहां पर 5 बढ़ेगा, तो O में 5 बड़ा हो गया साथ, तो T आ जाएगा। तो I T B कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर D में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर D के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले 31 है, उसके बाद 17 है, और उसके बाद 48 है, और उसके बाद 65 है, और फिर सातु 113 है। तो अगला नंबर यहां पर सातु क्या आ सकता है, ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा सातु ध्यान दीजिए, अगर 48 65 113 या 31 17, क्या गैप यहां पर होगा, क्योंकि अगर हम सातों यहां पर गैप करेंगे तो पहले कम हुआ है फिर बढ़ गया है, फिर बढ़ा और फिर बढ़ा है, तो ऐसे सातों नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो 48 आता है। एक बार ट्राई कर लीजिए, 7 और 1 8 और 1 और 3 देखो 48 हो गया। उसी प्रकार अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या 65 आएगा, तो 8 और 7 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 1 और 4 5 और 1 6, बिल्कुल सातों इन दोनों को जोड़ने पर 113 आ जाएगा। तो 5 8 13 होता है, बिल्कुल सातों आएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ दीजिए और यहां पर वाला नंबर आपको मिल जाएगा। 3 और 5 8 हो जाएगा, 1 और 6 आपका 7 हो जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी कि 178 आ जाएगा। और 178 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि कथन आपके सामने और निष्कर्ष आपके सामने है। कथन को पढ़कर बताना है कि निष्कर्ष कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ चिंपैंजी बाघ है, तो मान लीजिए ये चिंपैंजी हो गए, कुछ चिंपैंजी बाघ है, मान लीजिए इतने चिंपैंजी सातु क्या हो गए, इतने चिंपैंजी बाघ हो गए, और सभी बाघ जो है ना ये हाथी हो गए, सभी के सभी बाघ क्या हो गए सातु हाथी हो गए। उसके बाद निष्कर्ष देखिए, कुछ हाथी बाघ है, कुछ हाथी बाघ है, बिल्कुल कुछ हाथी बाघ है ना, कुछ हाथी बाघ है, सही हो जाएगा। कुछ हाथी चिंपैंजी